हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज यह सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के विधियों की अंतिम क्लास है। इस विधि में हम मनोविज्ञान की अंतिम दो विधियों का अध्ययन करेंगे, जो कि हैं प्रश्नावली विधि और केस अध्ययन विधि। इन दोनों विधियों का अध्ययन करने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है। पहले आप इसको देख लें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा वीडियो मेरे क्लास से रिलेटेड है या कौन सा वीडियो मेरे क्लास से रिलेटेड नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो सीधे चैनल पर पहुँचें। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है वो यहाँ से आएँ। वो सबसे पहले यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें डॉक्टर अभिषेक सिंह। फिर आपको 4th नंबर पे यहाँ पर ये चैनल का लोगो मिलेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले होम पेज, फिर वीडियो और 3rd नंबर पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा। तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4 प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं, जिसमें जो सबसे पहला है आपका सोशल साइकोलॉजी, तो ये, और सबसे लास्ट में एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये दोनों जो हैं, सोशल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये दोनों जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके क्लास से रिलेटेड है। वो यहाँ से वीडियोस को देखकर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सोशल साइकोलॉजी में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये सब जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोस आ रहे हैं। इसी प्रकार एबनॉर्मल साइकोलॉजी में भी जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड ही वीडियोस आ रहे हैं, जो कि सीरियल वाइज दिए हुए हैं। अब बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो बीए फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर जो जनरल साइकोलॉजी है, यहाँ पर देखें, ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर वो आकर और अपने क्लास से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि सीरियल वाइज दिए हुए हैं और यहाँ से उनका सिलेबस कवर हो रहा है। फिर जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ये भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें भी जल्द ही रेगुलर वीडियोस आने लगेंगे। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो जनरल साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आएंगे और वहाँ से अपनी वीडियोस को देखेंगे। जहाँ पर देख रखे हैं उससे आगे वीडियोस आ रहे हैं तो उससे वहाँ पर वो नोट करेंगे। और जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो सोशल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे और वहाँ से अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली विधि, जिसमें यह बताया गया है कि प्रश्नावली विधि के अंतर्गत प्रश्नों की एक माला होती है। माला, आप सभी परिचित होंगे माला से, जैसे मोतियों की माला। अब मोतियों की माला में क्या होता है कि बहुत सारे मोती होते हैं जो माला के रूप में गुथे होते हैं। तो प्रश्नावली विधि में क्या बताया गया कि प्रश्नों की एक माला होती है, यानी इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं। किसी समस्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए होते हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें यह बताया गया, प्रश्नावली विधि एक प्रकार के प्रश्नों की माला होती है जिसमें किसी उद्देश्य से संबंधित कई प्रश्न दिए होते हैं। अब वह उद्देश्य क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हमारा यह उद्देश्य है कि हम बीए जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके इमोशनल मैच्योरिटी का मापन करना चाहते हैं, कि वो सामूहिक परिपक्वता का मापन करना चाहते हैं कि जो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं वो सामूहिक रूप से कितने परिपक्व हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे मनोविज्ञान में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम सामूहिक परिपक्वता का मापन कर सकते हैं। उसी में एक टूल्स है, वह है इमोशनल मैच्योरिटी स्केल, यानी सामूहिक परिपक्वता मापनी। यह एक प्रकार का क्वेश्चनायर ही है। तो इसकी मदद से हम जो ये प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स हैं उनकी इमोशनल मैच्योरिटी को माप सकते हैं।
अब आगे देखते हैं डेफिनेशन में। अभी हम इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे, पहले पूरा डेफिनेशन एक बार देखते हैं। क्या बताया गया, जिसमें किसी उद्देश्य से संबंधित प्रश्न दिए होते हैं तथा इसके साथ साथ उन प्रश्नों के सामने कुछ विकल्प भी दिए होते हैं। प्रयोज्य को अपने अनुभव के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी जो एक तरफ तो प्रश्न दिए होते हैं, दूसरी साइड में उनके विकल्प दिए होते हैं, उत्तर उनके कुछ विकल्प के रूप में दिए होते हैं। और जो प्रयोज्य है उसे, प्रयोज्य कौन होता है, मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल मेथड में, प्रयोज्य वह होते हैं जिस पर प्रयोग किया जा रहा है। तो जो प्रयोज्य होता है उसे अपने अनुभव के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं। जो अभी हमने एक उद्देश्य लिया था उसी उद्देश्य को लेते हुए इसको समझते हैं। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चनायर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चनायर आपके मनोविज्ञान बीए प्रथम वर्ष के प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ईएमएस क्वेश्चनायर। इसमें क्या है, इसमें हम ई से आपका हो गया इमोशनल, एम से मैच्योरिटी और एस से स्केल, यानी इमोशनल मैच्योरिटी स्केल, इसके द्वारा हम व्यक्तियों के सामवेगिक परिपक्वता का मापन करते हैं। अब इसके बाद आपको दूसरी स्लाइड दिख रही होगी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के सामने उनके कुछ विकल्प भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या आप मानसिक उलझनों में फंसे रहते हैं। यानी क्या पूछा जा रहा है कि आप मानसिक उलझनों में हमेशा फंसे रहते हैं, आपके माइंड में हमेशा मानसिक उलझनें चला करती हैं। तो उसके कुछ विकल्प भी दिए हुए हैं। अगर सबसे पहले क्या दिया, अत्यधिक, यानी अगर आप हमेशा ही फंसे रहते हैं, अगर आप हमेशा ही फंसे रहते हैं तो क्या करेंगे, अत्यधिक पे टिक करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है आपका बहुधा, यानी हमेशा नहीं फंसे रहते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर टाइम आप फंसे ही रहते हैं, मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ मानसिक उलझन चला करती है, तो आप बहुधा पे टिक करेंगे। इसके बाद आप थर्ड पे देख रहे होंगे, वहां पर लिखा है अनिश्चित, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको ये पता ही नहीं है कि हम मानसिक उलझनों में फंसे रहते हैं कि नहीं फंसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अनिश्चित पे टिक करेंगे कि उनको कंफर्म ही नहीं है। फिर उसके बाद आ रहा है आपका प्रायः, प्रायः वर्ड भी है और उसके लिए कई क्वेश्चनार में कभी कभी वर्ड भी यूज किया जाता है। अब कभी कभी का मतलब या प्रायः दोनों एक ही से संबंधित हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति कभी कभार मानसिक उलझनों में फंस गया, ज्यादातर नहीं फंसता लेकिन कभी कभार फंस जाता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, वो प्रायः वाले पे या कभी कभी वाले पे टिक करेंगे। लास्ट में आपका क्या है, कभी नहीं, यानी ऐसे व्यक्ति जो कभी मानसिक उलझनों में फंसते ही नहीं है वो किस पर टिक करेंगे, वो कभी नहीं पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, और इन क्वेश्चंस को व्यक्ति जो प्रयोज्य है या जो स्टूडेंट रहेंगे वह अपने अनुभव के आधार पर, अब इन क्वेश्चन के कैसे आंसर देंगे कि वह अपने अनुभव के आधार पर सोचेंगे कि हाँ मैं फंसा रहता हूँ या नहीं फंसा रहता हूँ, उसके आधार पर वहां पे वो टिक करेंगे। फिर उनका कैलकुलेशन होता है और उनकी मैच्योरिटी को मापा जाता है। ठीक, एक तो हो गया, यहाँ पर आपको 5 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एक अन्य क्वेश्चन आया है, आप उसको भी देख लें, जिसमें केवल 2 ही विकल्प रहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें केवल 2 ही विकल्प हैं। या आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चनायर है, यह भी आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, इसे भी आप करेंगे। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चनायर दिख रहे होंगे जिसमें आपको इसमें आपको केवल 2 विकल्प दिख रहे होंगे, एक हाँ और ना का। यानी अगर आप उस कथन से सहमत हैं तो आप हाँ पर टिक कर रहे हैं, अगर आप उस कथन से सहमत नहीं हैं तो आप ना पर टिक कर रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको प्रश्नावली मेथड। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए थे, जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनको हम एकांश भी कहते हैं, उनको हिंदी में हम एकांश कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, इसे एकांश कहा जाता है या इसे इंग्लिश में आइटम भी कहा जाता है। ठीक, जो प्रश्नों की माला होती है उन प्रश्नों को हम प्रश्नों की माला ना कहकर एकांशों की माला भी कह सकते हैं या आइटम्स की बैटरी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर।
अब इसमें क्या बताया गया है, प्रश्नावली को एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें प्रश्न, उसके उत्तर एवं उत्तरों के लिए जगह, प्रयोज्य का नाम, पता, योग्यता आदि लिखने के लिए भी पर्याप्त स्थान होता है। जैसा कि आपने देखा था और एक बार फिर से देख लें कि जैसे इस प्रश्नावली में क्या दिख रहा है, ये इसका जो फ्रंट पेज है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि काफी स्पेस है उसके नाम के लिए, उसके नाम के साथ साथ उसके एज के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, सबके लिए यहाँ पर काफी स्पेस दिया हुआ है। तो और यह एक फॉर्म के रूप में होता है। इसमें कई बार तो एक ही पेज होता है, कई बार एक से अधिक पेज भी इस क्वेश्चनर में पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चनर मेथड। और अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं केस अध्ययन विधि के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में, जो कि हमारा है केस अध्ययन विधि या केस स्टडी मेथड। इससे पहले हम अपने जो 5 मेथड हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं और हर मेथड में किसी अलग तरीके से व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश की गई है। जैसे अंतर्निरीक्षण विधि में क्या होता था कि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में बताता था। उसके बाद प्रेक्षण विधि, जिसमें हम वास्तविक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करते थे, उसका निरीक्षण करते थे। फिर प्रयोगात्मक विधि, जिसमें हम कारण और प्रभाव का अध्ययन करते थे कि व्यक्ति के व्यवहार के पीछे क्या कारण है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका अध्ययन करते थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने साक्षात्कार विधि देखी। साक्षात्कार विधि में 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति सूचनाएं लेता है, दूसरी व्यक्ति सूचनाएं देता है। फिर इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में भी हम क्वेश्चनर के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा हम व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं केस अध्ययन विधि की, जिसमें हम केस स्टडी मेथड के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और उसके जीवन से जुड़ी समस्त घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह जो विधि है यह पहले चिकित्सा शास्त्र में ही केवल उपयोग होती थी। जो चिकित्सा शास्त्री थे वह इस विधि का उपयोग रोगियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते थे कि अगर कोई रोगी है तो अगर उसके वर्तमान में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं उस रोग के, तो वह केस स्टडी मेथड के द्वारा उसके पास्ट लाइफ में जाकर या उसके पास्ट के बारे में पता करके उस रोग के बारे में जानकारी लेते थे कि कहीं जो ये रोग है उसका संबंध इसके वर्तमान जीवन से नहीं है, तो कहीं इसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी घटना हो जिसकी वजह से आज ये इस रोग से ग्रसित है। लेकिन मनोविज्ञान में सबसे पहले इसका उपयोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, क्योंकि नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते थे, वह मनोरोगों का पता लगाते थे, वह मनोरोगों से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज करते थे और उसके लिए वह मनोरोगों के लक्षणों का पता लगाते थे और उन लक्षणों के साथ साथ उन मनोरोगों का क्या कारण है उसका पता लगाते थे। तो यह जानकारी प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति के व्यवहार और उसके जीवन से जुड़ी समस्त घटनाओं को जानने की कोशिश करते थे। अब उनके जीवन से जुड़ी जो समस्त घटनाएं हैं उसमें कौन कौन सी घटनाएं आती हैं वह भी हम देखते हैं। तो एक तो हो गया कि वह जीवन जब से बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर वर्तमान समय में जब उसके साथ प्रॉब्लम है तब तक की घटना को हम देखते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में था तो यह देखा जाता है कि जब वह अपनी माँ के गर्भ में था तो माँ को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई शारीरिक समस्या या कोई मानसिक समस्या या कोई शारीरिक आघात तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से आज यह बच्चा या यह व्यक्ति मानसिक रोगियों जैसे व्यवहार कर रहा है। यह भी हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एक बार हम डेफिनेशन को देखते हैं, जो कि मैंने बताया वही यहाँ पर है कि इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहारों को समझने के लिए उसके जीवन से जुड़ी सभी तरह की घटनाओं जो उसके साथ घटित हुई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसकी बात की जा रही है, उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं जो उसके साथ घटित हुई हैं, उस व्यक्ति के साथ घटित हुई हैं। इसके साथ साथ
यहाँ पर एक बात और कही गई है, या जब वह अपनी माँ के गर्भ में था तब उसकी माँ के साथ घटित हुई। मतलब एक तो उसके साथ घटित हुई, दूसरा जब वह अपनी माँ के गर्भ में था तो उसके माँ के साथ अगर कोई घटना घटित हुई है उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर दोनों चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में था तब उसकी माँ के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके साथ साथ जब बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद से लेकर आज तक उसके जीवन काल में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई जिसकी वजह से यह मनोरोग दिखाई दिए उसके शरीर में। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आप आई थिंक आप सबने एक मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, जिसमें ऋतिक रोशन एक्टर रहता है। उसकी एज तो रहती है 17-18 साल की, लेकिन वो बिहेवियर कैसा करता है, वो 8-10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। इसके लिए उसके साथ वाले सब लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखिए, ये केस स्टडी मेथड में अगर हम जाएं तो उस एग्जाम्पल को अगर कोरिलेट करें तो हम देखते हैं कि जब वो पैदा हुआ, जब उस मूवी में वह एक्टर पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के बाद से लेकर और उसके इस एज तक 17-18 साल तक की पूरी घटनाओं में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क पर चोट आया हो या उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से वह इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो। तो अब फिर प्रॉब्लम आई कहां से? तो प्रॉब्लम कहां से आई इसमें हम बाद में देखते हैं। उसमें दिखाते हैं कि जब वह अपनी माँ के पेट में था, जब वह अपनी माँ के गर्भ में था, तब उसकी माँ के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके माँ को चोट लगी थी और जिसका असर इस बच्चे के ऊपर हुआ, और उसी का कारण है कि वह एक मानसिक रोगी या एक मानसिक मंद बुद्धि बालक की तरह व्यवहार करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केस स्टडी मेथड का क्या उपयोग है। इसमें हम उसके पूरे लाइफ से रिलेटेड और उससे पहले भी अगर कोई प्रॉब्लम घटित हुई हो तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। इसमें 3 चरण बताए गए हैं। केस स्टडी मेथड में 3 चरण बताए गए हैं। इन तीनों चरणों के माध्यम से हम उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में और उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला है आपका प्रारंभिक सूचना या प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन। अब प्रारंभिक सूचना में हम क्या लेते हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट आता है या कोई क्लाइंट आता है डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले वह उससे इनिशियल इंफॉर्मेशन लेता है, प्रारंभिक सूचनाएं लेता है। क्या करता है, वह उससे उस व्यक्ति का नाम पूछता है, फिर उम्र पूछता है, उसकी शिक्षा पूछता है, वह क्या जॉब कर रहा है उसके बारे में पूछता है। अगर जरूरत पड़ती है तो वह यह भी पूछता है कि उसके माता पिता का नाम क्या है, वह उसके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, और या उसका सामाजिक जो स्टेटस है वह कैसा है, और भी कई सारे क्वेश्चंस वो पूछता है। अब हम दूसरे पे आते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वह है गत इतिहास यानी पास्ट हिस्ट्री। अब इसके अंतर्गत जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही इंफॉर्मेशन यहाँ भी है कि यहाँ गर्भधारण से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास को तैयार किया जाता है। मतलब जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आया तब से लेकर और वर्तमान समय तक उसकी माँ के साथ या उसके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी जिसकी वजह से वह प्रॉब्लम में आ गया है। इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि है हमारी वर्तमान अवस्था या प्रेजेंट स्टेज। इसके अंतर्गत हम व्यक्ति की बुद्धि के बारे में, उसकी अभिरुचि के बारे में तथा उसके सामवेगिक स्तर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।